दृष्टिकोण किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। यानी लैंग्वेज को लेकर के जो एक्सपीरियंस की बात हो रही है वो किस अधिगम, देखो अनुभव, जहां अनुभव की बात आ गई इसका मतलब बच्चा एक्टिव है, एक्सपीरियंस की बात हो रही है। तो व्यवहारवाद एक्सपीरियंस की बात नहीं करता, ये तो रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करता है, दंड और पुरस्कार की बात करता है। रचनावाद बिल्कुल अनुभव की बात करता है, अर्थ निर्माण की बात करता है, बच्चे को सक्रिय रखने की बात करता है। और पियाजे और वाइगोस्की दोनों क्या हैं, रचनावादी ही हैं, है ना। तो बच्चे को एक्टिव रख के सिखाने की ही बात करेंगे। संरचनावाद तो स्ट्रक्चरलिज्म हो जाता है विलियम वुंट के समय का, ये जो है बिल्कुल भी अनुभववाद और उस सब पे नहीं। मानवतावाद अलग कहानी गाता है कि व्यक्ति की फ्री विल होती है एंड ऑल, वो यहाँ पे काम की नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन ही बचता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। भाषा अधिगम के संबंध में सही कथन का चयन करना है आपको। तो लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है, अधिग्रहण की बात नहीं हो रही है, अधिगम की बात हो रही है, जो एफर्ट के साथ सीखा जाता है। भाषा अधिगम के लिए औपचारिक व्याकरण शिक्षण आवश्यक होता है कि औपचारिक रूप से आप व्याकरण पढ़ाएं, नहीं, आपको संदर्भ में व्याकरण पढ़ाना होता है। औपचारिक तरीका बहुत अच्छा नहीं है कि व्याकरण के अलग से नियम रटवा दो आप, तो इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते। ठीक, बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन अधिगम की बात हो रही है। भाषा अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती, ये बनाई भी जा सकती है, ऐसा नहीं है। भाषा अधिगम केवल औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से होता है, ये कहना गलत होगा। तो भाषा अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती, ये भी कहना उतना सही नहीं है कि इसको सूबो पाली जो सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये स्वाभाविक क्रम में ही चल रही है। बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, ये बात कहना पूरी तरह से गलत नहीं होगा मेरे ख्याल में। बाकी आप बताएंगे कितने लोग दे रहे हैं बी ऑप्शन? हाँ ठीक है, तो मतलब आप लोग सही दे ही रहे हैं ऑलरेडी। तो भाषा अधिगम के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, ये बात कहना गलत नहीं होगा। और स्वाभाविक रूप से जब वो पढ़ने लिखने भी जा रहे हैं तो वो सूबो पाली सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये भी तो स्वाभाविक ही है ना, क्रम है ना। तो ये कहना गलत होगा कि स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, अधिगम भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया ही है। वो उस तरह से पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि वहां पे कोई और ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं था और हमको बेस्ट ऑप्शन ही चूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, हिंदी भाषा शिक्षण में समृद्ध वातावरण से आप क्या समझते हैं? यानी कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट, बेहतर एनवायरमेंट जो बच्चों को बेहतरी के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे। व्याकरण की अच्छी पुस्तकें, व्याकरण महत्वपूर्ण नहीं है, संदर्भ में व्याकरण महत्वपूर्ण है। केवल परीक्षा का वातावरण, ये भी गलत है। जहां बच्चा सक्रिय है, एक्टिव है, वो बेस्ट है। बच्चों को हिंदी में सुनने बोलने पढ़ने और लिखने के अवसर देना, ये बात सही है। चारों ही कौशल सीखने के मौके नेचुरली मिल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से। सिर्फ अभ्यास या परीक्षा या सिर्फ व्याकरण की बात नहीं हो रही। तो समृद्ध वातावरण वो है जहां सुनने बोलने पढ़ने लिखने चारों कौशलों को इस्तेमाल करने के मौके आपको मिले। तो थर्ड ऑप्शन ही बेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है भाई? 25 ही था ये, ओके नहीं, ये है 24 था। बच्चों की हिंदी पढ़ने की क्षमता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा तरीका है? बताइएगा फटाफट से अधिक व्याकरण का अभ्यास कराना, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि बार बार सेम चीज कराते रहो। उन्हें कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करना, चलो थोड़ा बेहतर है। शब्दावली की सूची रटवाना, केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना नहीं भाई, बाकी जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसका भी प्रयोग करो। तो उन्हें कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो बच्चा जब कहानी पढ़ता है तो वो सिर्फ पढ़ता नहीं है, वो पढ़ना भी सीख रहा है, वो कल्पना भी सीख रहा है, वो स्वाभाविक रूप से उस दुनिया में जाना भी सीख रहा है। तो कहानियां पढ़ना सीखना जो है नेचुरल है, यहाँ पे पढ़ने की क्षमता अपने आप सुधर जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट आता है, उसमें चित्र भी होते हैं कहानी में साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बच्चों के लिए हिंदी में शब्दावली विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? यानी बात हो रही है वोकैबुलरी बिल्ड करने की हिंदी में, तो कौन सा तरीका बेस्ट है? उन्हें शब्दकोश का प्रयोग करना सिखाना, यानी डिक्शनरी का प्रयोग सिखा दो, व्याकरणिक नियमों का अध्ययन करा दो, विभिन्न संदर्भों में नए शब्दों का प्रयोग, या केवल रटने पर जोर। ये तीनों ही नेगेटिव बातें थी। जो बेस्ट है वो है विभिन्न संदर्भों में नए शब्दों का प्रयोग। ये जो संदर्भ शब्द है इसको तो दिमाग में आप बैठा लीजिए कि संदर्भ में सिखाना, यानी बच्चे के कॉन्टेक्स्ट उसकी लाइफ से जोड़ के सिखाओ, चाहे व्याकरण हो चाहे वोकैबुलरी हो। जब वो बातचीत में सीखता है, कहानी पढ़ते हुए वोकैबुलरी या शब्दावली उसकी बेहतर होती है, वो हमेशा के लिए पक्की हो जाती है, अलग से नहीं रटवानी है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा और बताइएगा क्या है। हिंदी शिक्षण में समेकित दृष्टिकोण यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच का क्या अर्थ है? बताइए। पहला ऑप्शन है व्याकरण और रचनात्मक लेखन को अलग अलग सिखाना, यानी जब क्रिएटिव राइटिंग हो रही है व्याकरण के नियम है वो अलग अलग सिखाए जा रहे हैं। नहीं भाई, आप संदर्भ में व्याकरण सिखा सकते हैं, कोई चैप्टर पढ़ाते हुए, नॉर्मल लिखाते हुए, तो ये तो कहना गलत होगा। हिंदी को अन्य विषयों से अलग रखना, ये भी गलत है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये साथ में जोड़ दिया है आपने विषयों को, कौशलों को, है ना। फिर आता है नेक्स्ट, सभी 4 भाषा कौशलों सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सूबो पाली जिसको मैं बोलती हूँ, ये जो भाषा के 4 कौशल हैं
जिसमें जो सुनना और पढ़ना है इनको हम ग्रम्यात्मक कौशल कहते हैं, रिसेप्टिव स्किल, और बोलने और लिखने को हम आपका प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं, उत्पादनात्मक कौशल, या जिसमें आप अभिव्यक्तात्मक कौशल भी कहते हैं, क्योंकि आप बोलने और लिखने में अभिव्यक्त कर रहे हैं खुद को, ठीक, और ग्रहण कर रहे हैं, ग्रम्यात्मक है सुनने और पढ़ने में, सुबोपली, सुबोपली, ठीक, को एक साथ विकसित करना, यानी सभी 4 भाषा कौशलों को एक साथ आप विकसित कर रहे हैं इंटीग्रेट करके, ये बेस्ट तरीका होता है। अगर क्रम पूछ ले आपसे तो सुबोपाली यही क्रम होता है, लेकिन और वो मनोवैज्ञानिक तरीका है, लेकिन अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहे हैं तो ये चारों एक साथ चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं सुनना अलग से आइसोलेशन में सीख रहे हैं, बोलना अलग से सीख रहे हैं, सब साथ में ही है, ठीक। लेकिन क्रम पूछेगा तो क्रम यही होगा, क्रम में ही होते हैं तो कहना गलत होगा, सिर्फ क्रम नहीं होते हैं ये कहना गलत होगा, साथ साथ होते हैं केवल परीक्षा के, लेकिन क्रम पूछ रहे तो यही क्रम है सुबोपाली। केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं भाई, रट्टाफिकेशन हो जाएगा वो तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हिंदी भाषा सिखाने के लिए आगमनात्मक विधि या प्रेरक विधि कह देते हैं कई लोग इसको, इंडक्टिव मेथड का अर्थ क्या है? इंडक्टिव और डिडक्टिव पे ये वो क्वेश्चन हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं, रिपीटेडली आते ही आते रहते हैं, तो कोशिश यही की गई है कि पहले इनको अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आसानी होगी। देखिए हिंदी एक आध सेशन ले लूंगी भाई मैथ्स पेडागोजी का, अगर हो पाया तो, कमिटमेंट नहीं कर रही हूं। हिंदी भाषा सिखाने के लिए आगमनात्मक विधि इंडक्टिव मेथड का क्या अर्थ है? पहला है नियमों को पहले पढ़ाना और फिर उदाहरण देना। देखो नियम पहले पढ़ाए जाते हैं निगमनात्मक विधि में, डिडक्टिव मेथड में कि पहले संज्ञा की परिभाषा सिखाई गई और फिर जो है उसके उदाहरण दिए गए, इसको निगमनात्मक विधि कहते हैं, नियम से उदाहरण की ओर। निगमनात्मक से याद रखना नियम, निगमनात्मक विधि, ठीक। बच्चों को उदाहरणों से नियमों तक पहुंचाना ये आगमनात्मक है या इंडक्टिव मेथड है अगर मैं कहूं तो। हिंदी में एक बार चेक कर लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आगमनात्मक ही कहते हैं इंडक्टिव को, और हाँ आगमनी कहेंगे, देखना एक बार इंडक्टिव, लेकिन इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, बच्चों को उदाहरणों से नियमों तक पहुंचाना, एग्जाम्पल टू रूल जाना इंडक्टिव मेथड है, आगमनात्मक कह सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट सेशन में लेंगे भाई हार्ड क्वेश्चन, व्याकरणिक नियमों को रटाना, और सिर्फ हार्ड नहीं लूंगी मैं, मिक्स ही रखूंगी। नियमों को रटवाना तो कहीं पे भी कोई भी तरीका है नहीं, केवल वाक्य संरचना सिखाना, ये भी गलत होगा, तो आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर है बात? आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, धन्यवाद सौरभ। चलिए अब तो हम बहुत ही पुराने चावल हो गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, एक प्राथमिक स्तर के हिंदी शिक्षक के रूप में आप बच्चों को नई शब्दावली सिखाने के लिए कौन सी गतिविधि का प्रयोग करेंगे, यानी कौन सी एक्टिविटी आप कराएंगे। एक हिंदी टीचर हैं आप और नई वोकैबुलरी, नए शब्द सिखाना चाहते हैं, कौन सा तरीका बेस्ट मानेंगे आप? पहला है शब्दों की सूची रटवाना, रटंत विद्या चलंत नहीं, अर्थपूर्ण अधिगम कराना है ना कि रटवाना है। सेकेंड ऑप्शन है कहानी सुनाना और उसमें प्रयुक्त नए शब्दों पर चर्चा करना, यानी आप कहानी सुना रहे हैं और उसमें जो भी नए शब्द आए हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं, हाँ भाई ये तरीका सही है, इसमें लर्निंग बाय डूइंग हो रही है अगर देखा जाए तो। थर्ड है शब्दों का उच्चारण बार बार करवाना, इससे रिपीटेशन से सिर्फ रटना ही प्रमोट हो रहा है। बच्चों से शब्दों को लिखवाना, इससे भी रिपीट ही होगा, सबसे ज्यादा एक्टिव है बच्चा यहाँ, और जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है। कहानी सुनाना और नए शब्द जो आए हैं उनको अलग अलग संदर्भ में प्रयुक्त करना, है ना, कि कोई मूवी देख रहे हैं तो नए शब्द फिर यूज कर रहे हैं संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ये क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर, लास्ट सवाल है आज के लिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? हिंदी भाषा शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? बेस्ट मेथड प्राइमरी लेवल पे पूछा है। अनुवाद विधि यानी ट्रांसलेशन मेथड, तो ट्रांसलेट करना कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, इसमें फिर रटने की तरफ चले जाते हैं हम। व्याकरण आधारित विधि, हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब है, बट बहुत बेहतर नहीं मानेंगे। व्याकरण आधारित विधि, व्याकरण पे फोकस रखो, वो प्राइमरी क्लासेस में नहीं। संवादात्मक, हाँ कम्युनिकेटिव अप्रोच, केवल लिखने पर ये भी गलत हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से जब हम सीख रहे हैं तो वो बेस्ट मेथड है, सबसे प्रभावी विधि है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कितने आपके ठीक हुए वो आप कॉमेंट्स में बताएंगे। और इसका जो पीडीएफ है, जैसे कि बाकी पीडीएफ पेंडिंग है, ये भी ऐसे ही पीडीएफ पेंडिंग नहीं रहेगा, ये आपको कल मिल जाएगा। लेट्स लर्न स्क्वायर्ड 9,74,000 लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज किसी भी फेक चैनल से मत जुड़ जाइएगा, नाम से अलग अलग बनाए हुए हैं। ये है लेट्स लर्न के नाम से ही सर्च करेंगे, लेट्स लर्न स्क्वायर्ड, और है चैनल लेट्स लर्न के नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी दिया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, लिंक। तो ये एक बात हुई। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए? लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा अपने विचार, और ये भी बताइएगा कि कितने नंबर आपके आए।
और आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बता करके जाएंगे। कल मिलते हैं, कल सीडीपी का कुछ करेंगे और फिर जो है आएंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स पे भी। जो जो मैंने आपको बताया था ना उस दिन, स्ट्रेटेजी जो बताई थी एक 1 मंथ की, उसके हिसाब से जो जो बताया हुआ है वो सब कराया जाएगा एक एक करके, 36, 30, 23। चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं भाई 9 बजे टाइम पे मिलेंगे। कल तो पक्का पक्का फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे।